हेलो। गुड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 105 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी को। ठीक है। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी मैं आपको कराऊंगी, तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का है। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ। आज हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे जहां में हम फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करता है अपने फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका नेचर स्कोप यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। ये चैप्टर बात करता है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, स्कोप क्या है और यूटिलिटी क्या है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपके इग्नू वालों ने पूछ लिया है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। आपको एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है और रिलेवेंस क्या है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की। ठीक है। तो अब आपको ये आंसर लिखना कैसे है? पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है। ठीक है। ये नहीं सीधा आपने इंपॉर्टेंस लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं जी। आपका क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो अच्छे से लिख के आना है। 4-5 सीट तो भर के ही आनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आपको पढ़ना है क्या, पहले आपको लिखना है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आपको लिखना है सिग्निफिकेंस, देन उसके बाद आपको रिलेवेंस लिखना है एंड कंक्लूजन लिखना है। इस फॉर्मेट से करोगे तो 3-4 पेज तो वैसे ही भर जाएंगे और आंसर भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करता है, व्हाट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है? तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स अबाउट कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमिना। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है कि जब हम पॉलिटिकल फिनोमिना को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना क्या क्या मेजर सिमिलरिटीज है और क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। अगर हम चाइना की डेमोक्रेसी को देख रहे हैं और इंडिया की डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, तो दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलर चीजें हैं और दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यही होता है हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, जहां पर हम पॉलिटिकल फिनोमिया को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम जान पाएंगे ना क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है ये एक स्टडी होती है अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ने की। जैसे हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, उसी के साथ हम चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, उसी के साथ हम श्रीलंका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे हैं। ठीक है। तो हम जब अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं तो वही होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं, अलग अलग बिहेवियर को समझते हैं, जो हमारी कंट्री में हमको बहुत सारे वेरियस मिलते हैं, तो यही क्या होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहां हम डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है ये फोकस करता है एग्जामिनेशन करने में किसको, पॉलिटिकल फिनोमिया को। अगर हम डेमोक्रेसी को एग्जामिन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ रहे हैं कि भाई देखो कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, और उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या रोल है। ठीक है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, सोशल मूवमेंट, बहुत सारी चीजें जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आता है वो हम किसके अंदर लेते हैं, जब हमको एग्जामिन करता है तो होता है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि आपके पॉलिटिकल साइंस से ही अलग है। माना कि आपका अलग से सब्जेक्ट बनाया है इग्नू वालों ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये पॉलिटिकल साइंस से ही अलग है। नहीं, ये उसी का ही पार्ट है। क्या है? उसी का ही पार्ट है। जब मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था पॉलिटिकल थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था ना कि पॉलिटिकल थ्योरी ही किसका पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन उसमें थ्योरेटिकली बातें करते हैं, तो इसलिए उसका नाम अलग से क्या रख दिया, पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर हम थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीजें कम पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम मेनली कंपेयर करते हैं किसको, पॉलिटिकल फिनोमिया को। तो इसको हमने अलग से सेपरेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अलग से डिवाइड कर दिया पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि हमारा बड़ा सा सब्जेक्ट हो गया क्या, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, एक हमारा पॉलिटिक्स हो गया, एक हमारा इंटरनेशनल रिलेशन हो गया और एक हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है। तो ऐसे हमने इसको, ये इसी का ही पार्ट है। आया समझ में? तो ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया।
आगे हम बताएंगे सिग्निफिकेंस कि इंपॉर्टेंस क्या है किसका, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम एक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर पाते हैं, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, जब हम एनालाइज करते हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं कि सारी जानकारी इकट्ठा करना अलग अलग कंट्रीज के बारे में, नहीं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको ज्ञान इकट्ठा करना काम नहीं होता। ये एक सिस्टमैटिक वे है। जब दो या दो कंट्री को चीजों को देखते हैं या उनको स्टडी करते हैं, तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है जहां पे हम दोनों के बीच में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझ पाते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के अंदर हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रिलेशनशिप। ठीक है, ना कि पूरा ज्ञान भंडार इकट्ठा करना। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन को समझना। तो यही होता है हमारा कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे रिलीवेंस। इसका रिलीवेंस क्या है? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमको प्रोवाइड करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग। जब हम बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हमको एक डीप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी भी फंक्शन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। हमारी जो नॉलेज है ना, वो इनरिच हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, ये हमको एक अच्छा कंपैरिजन बनाता है, मतलब कंपैरिजन डेवलप करता है। जब अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं या उनके पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हम अच्छे से कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर एक रिलायबल, एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी डेवलप होती है किसके बारे में, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में। तो ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक वैलिड और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंपैरिजन से हमको क्या क्या मिलता है, ये सब आपने देख लिया। तो यहाँ पे आपने रिलेंस बताते हैं ना, फिर उसके बाद कंक्लूजन में वही लिख देना है कि हमको एक लेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग ले पाते हैं अलग अलग जितना भी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में, और इंफॉर्म कर पाते हैं डिसीजन के बारे में। मतलब एक अच्छी स्टेबल और रिलेवेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, तो ये सब हम कंक्लूजन के अंदर लिख देंगे। तो सब कुछ आपको एकदम से मतलब सिस्टमैटिक वे में लिख के आना है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है, फिर लिखना है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि आइडेंटिफाई करना रिलेशनशिप को। देन उसके बाद जितना भी आपको इंपॉर्टेंस दिखता है कि भाई इससे ये एक, इससे हमको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, तो जितना भी आपको उस टाइम पे याद आ रहा है वो सभी आपको उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ स्टडी। तो स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके अंदर हमने मीनिंग भी बताया था कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है। तो सेम चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर पहले मीनिंग लिखना है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, फिर स्कोप लिख देना है। ठीक है, तो वही सेम आंसर है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, कंपेयरिंग करना किसको, पॉलिटिकल फिनोमिना को। साथ के साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज अबाउट कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमिना। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, स्टडी करना अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को, बिहेवियर को। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसके फोकस करता है, एग्जामिन करने में किसको, पॉलिटिकल फिनोमिना को। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कोई अलग से एक सब्जेक्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लिखेंगे स्कोप। अब हमने मीनिंग तो बता दिए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है। अब इसका स्कोप क्या है, जैसे आप पढ़ते हो ना, पढ़ने के पीछे आपका एक मोटिव होता है कि यार हमको पढ़ के ये कमाना है। ठीक है, ये चाहिए, ये एम है हमारा। तो ऐसे ही जो कंपैरिजन है जो हम करते हैं, इसका मोटिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, किस लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो भाई इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी है, क्या करना है, सिमिलर और डिफरेंसेस को वो ढूंढना है, फाइंड करना है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को नहीं, चीजों के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग ले पाते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको आइडेंटिफाई करना इसका स्कोप है। आगे बोला जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट दोनों सेम सेम सा लगता है कि हाँ कंपैरेटिव कंपैरेटिव तो दोनों ही सेम होगा, नहीं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट की चीजों को भी और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज को भी, दोनों हमारा किसके अंदर आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। हम एनजीओ के बारे में पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अगर सरकार को पढ़ रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को पढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट
की ही चीजों को पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के सिस्टम को ही पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बॉडीज को ही पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को ही पढ़ेंगे, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हर एक चीज को कवर करता है। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो सब हमारी किसके अंदर आती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आती है। ठीक है, जैसे सोशल मूवमेंट वगैरह हो गए, एनजीओ के बारे में पढ़ना हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट को पढ़ेंगे तो सिर्फ हम गवर्नमेंट को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पहले पढ़ा जाता था, ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होता था, जो ओनली फोकस करता था किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन बाद में जो हमारा डीकोलोनाइजेशन होता है, तो ये ग्रो होता है, ये इंटरेस्ट स्टडी करने में नए नेशन को, और यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको भी आगे इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा इसके अंदर आ जाएगा। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को धीरे धीरे, पहले वो गवर्नमेंट पर ही फोकस करता था, लेकिन बाद में वो पॉलिटिक्स इंडिविजुअल की, एक डेमोक्रेसी के अंदर इंडिविजुअल का क्या रोल होता है, सोशल ग्रुप का क्या रोल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट, इन सभी को पढ़ना स्टार्ट किया जाता है। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है किसके अंदर, बाद में। आगे हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। अब हमारा ये स्कोप हो गया, आगे हमने मीनिंग देख लिया, अब हम कंक्लूजन देखेंगे, सेम वही लिख देंगे। कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है वो एक लेंस सर्व करता है, जो आगे हम पहले हमने देखा था। ठीक है, तो वही सेम चीज आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर उसका भी वही होगा और इसका भी यही होगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं लिखना है। तो सेम दोबारा से ही क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो आपको इस चैप्टर में से कुछ करो या ना करो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है और उसका रिलीवेंस क्या है। अगर आपने ये तैयार कर लिया है 3 पॉइंट, तो मानो आपके इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना है और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सेम यही आंसर आएगा और लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपका कंपैरेटिव मेथड एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ कंपैरिजन, कि कंपैरेटिव मेथड क्या होता है और कौन कौन सी हम स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। तो वही क्वेश्चन आ गया जी, बताओ, एक्सप्लेन करो क्या इंपॉर्टेंस है किसका, कंपैरेटिव मेथड का, सिग्निफिकेंस क्या है कंपैरेटिव मेथड का। तो पहले आपको बताना है कंपैरिजन होता क्या है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कंपैरेटिव मेथड बताओ, तो इसने ऐसा नहीं लिखा है, ये कोई सीबीएसई बोर्ड का पेपर नहीं है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो सिर्फ आपको कंपैरेटिव मेथड के बारे में लिखना है। नहीं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, कोई आपके ऊपर लिमिट नहीं है कि एक पेज से ज्यादा नहीं लिख सकते हो। खूब आपके पास पेज है, 25 शीट आती है आपके पास, अच्छे से उनको यूटिलाइज करो। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या है पहले ये लिखना है। तो कंपैरिजन का डेफिनेशन आप लोगों को ही सबसे ज्यादा पता होगा, किसको पता होगा, है ना। कंपैरिजन बचपन से किया जा रहा है, अरे शर्मा जी के लड़के को देखो 90% आई है और अपना देखो, है ना। तो ये कंपैरिजन ही तो होता है कि वो हमसे कोई मतलब ही नहीं है हमको, फिर भी घर वाले कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन वही है जो डेली लाइफ में हमारे साथ होता है, तो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट वही है। कंपैरिजन जहां पे हम एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप, पैटर्न, बिहेवियर अलग अलग ग्रुप का, कि भाई इस ग्रुप का बिहेवियर क्या है और इस ग्रुप का क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो वही हमारा कंपैरिजन होता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके नेबर के अंदर एक ग्रुप है जो ड्राइव करके जाता है कार से, और एक ग्रुप है जो बस से जाता है। तो जो कार वाले जाते हैं वो क्यों जाते हैं कार से, तो पता चला यार उनका ऑफिस एक जगह पे नहीं है, काफी जगह पे है, तो बस से तो जा नहीं सकते कि पूरे दिन में 10 बस पकड़ रहे हैं फिर वो अपने ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, या फिर उनका जो उनके पास पैसा अच्छा है तो इसलिए उनके पास कार है, तो कार को घर पे रख के उसमें जंग थोड़ी नहीं लगाना है ना। इकोनॉमिकली काफी है उनके पास पैसा। और दूसरा जो ग्रुप है बस वाले, उनके पास थोड़ा पैसा कम है और उनका ऑफिस भी थोड़ा पास ही है। ठीक है, और उनको एक जगह पे जाना होता है तो बस पकड़ते हैं और सीधे बस से पकड़ के सीधे घर पे भी आ जाते हैं, तो उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल दिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जो हमारे सोशल साइंटिस्ट है वो इस आइडिया को यूज करते हैं स्टडी करने में, चीजों को समझने में, जो भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो कंपैरिजन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव मेथड क्या होता है। अब आपने कंपैरिजन बता दिया कि कंपैरिजन क्या है, आगे लिखना है कंपैरेटिव मेथड क्या होता है। अब यहाँ पे मेथड है, मेथड मेथड जो होता है ना, वो एक सिस्टमैटिक वे होता है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को कर रहे हो। ठीक है,
ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव मैनर में कर रहे हो, तो हमारा मेथड होता है। तो बहुत सारे मेथड हमारी स्कॉलर यूज करता है, जैसे कंपैरेटिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टैटिकल मेथड, है ना। जैसे काफी जो हमारे होते हैं स्कॉलर होता है, वो हिस्ट्री को ऐसा वो देता है, मतलब रीजन देता है कि यार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तभी मैं इस थ्योरी का मानता हूँ, है ना। अगर आपने वैगनर की अब देख ज्योग्राफी को मैं इसके अंदर लेकर आ जाऊंगी तो नहीं लेकर आता है ज्योग्राफी को, तो कुछ भी हम बोल सकते हैं कि हाँ इसने अपना ये थ्योरी दिया, तो उसके पीछे वो एक उसका एविडेंस के लिए वो हिस्ट्री को लेकर आएगा कि पास्ट में ऐसा हुआ है तभी मैं इसको एज अ एविडेंस की तरह लेकर आ रहा हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तब बोलेंगे हाँ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये हुआ था, तो मेरी थ्योरी इसके अंदर ये जो बोलती है सही बोलता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंपैरेटिव मेथड को यूज करते हैं। तो जो कंपैरेटिव मेथड है मतलब कंपेयर करना चीजों को और समझना क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। थोड़ा बहुत पॉइंट आप फर्स्ट यूनिट से भी खींच सकते हो इसमें से। जो मेथड होता है वो हमारा कंपैरेटिव मेथड के अंदर ही यूज नहीं किया जाता, अलग अलग फील्ड में यूज किया जाता है। सोशियोलॉजी वाले यूज करते हैं, हिस्ट्री वाले यूज करते हैं, साइकोलॉजी वाले यूज करते हैं, लिटरेचर वाले यूज करते हैं। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि इंडिया का जीडीपी इतना है और चाइना का जीडीपी इतना है, क्या जरूरत है पढ़ने की। अपना इंडिया का पढ़े, चाइना का थोड़ी ना हम पेपर दे रहे हैं, वहां से हमको थोड़ी ना नौकरी मिलने वाली है। तो क्यों पढ़ते हैं भाई, कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो वही कंपैरिजन मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। तो कंपैरिजन यही होता है। आगे हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस कि कंपैरेटिव मेथड का सिग्निफिकेंस क्या है। तो कंपैरेटिव मेथड एक पावरफुल टूल है जिसको हम अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, लिंग्विस्टिक में, इन सभी में क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ये एक अनकवर जो हमको दिखता भी नहीं है ना, जो कवर हुआ होता है वो रिलेशनशिप ढूंढ पाते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर दे सकते हैं किससे सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस वो सभी को। और जो हमने सिग्निफिकेंस उसके अंदर पढ़ा था ना फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। बस कंपैरेटिव स्टडी की जगह कंपैरेटिव मेथड डाल देना, ठीक है। और इससे जो हमारा देखने का नजरिया है ना, वो भी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो डेवलप होती है अच्छे से। जो चीजें हम पहले नहीं जान पाते हैं ना, तो कंपैरिजन की वजह से हमको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब मतलब चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस, डीप अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब हम इसके अंदर लिख सकते हैं। और कंक्लूजन लिख देना जो भी आपके दिमाग में आए उस टाइम पे, कि हमको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक अच्छा रिलेशनशिप इसके अंदर हम डेवलप कर पाते हैं और काफी अलग अलग फैक्टर को हम समझ पाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया सेकेंड यूनिट से कि 200 नंबर में आपको केस स्टडी मेथड के बारे में डिस्क्राइब करना है कि केस स्टडी मेथड क्या है। तो हिस्टोरिकल मेथड, सॉरी, जब हम कंपैरेटिव मेथड को पढ़ते हैं तो उसी के अंदर काफी स्ट्रेटजीज के बारे में बताया हुआ है। केस स्टडी मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो उसी में से एक टॉपिक है आपका केस स्टडी मेथड। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन टपक गया है, तो देख लेते हैं। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मतलब कि भाई एक स्पेसिफिक केस में डूब जाना अंदर तक। अगर आप कल को कोई ऑफिसर वगैरह बनते हो तो आपके पास एक केस आया है, आप उस केस को ना करके दूसरे केस के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो वो केस फाइनल थोड़ी नहीं होगा, है ना। जब आप एक केस को पकड़ रहे हो कि हाँ भाई इसने चोरी करी है ना, नहीं यहाँ पे चोरी हुई है, तो किसने करी है उसके बारे में पूरी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लोगे, है ना। डीप चीजों को समझोगे कि कब चोरी हुई है, कहाँ चोरी हुई है, किसने करी है, किसके ऊपर शक है आपको, कौन कब आया था, पूरी चीजें लोगे तो एक स्पेसिफिक केस के बारे में लोगे, तो होता है हमारा केस स्टडी। तो इसके अंदर डायरेक्टली हम कंपैरिजन नहीं करते, मेनली हम इंफॉर्मेशन लेते हैं केस के बारे में कि भाई केस के अंदर क्या क्या है, जितना इंफॉर्मेशन खींच सकते हैं ना पहले उसको खींचते हैं, ठीक है। फिर इन ऑब्जर्वेशन से हम कंपेयर करते हैं दूसरे केस से। फिर इसी ऑब्जर्वेशन को जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है, फिर इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर दूसरे केस के साथ उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं चीजों को ब्रॉडली। जैसे एग्जांपल दिया टॉकविलियर, तो यहाँ पे टॉकविलियर है, ये क्या करता है, एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मैं कुछ भी बोल देती कभी कभी। तो ये एलेक्स है जो ये हमारे 18 सेंचुरी में फ्रांस को देखता है और 19 सेंचुरी में यूएसए को। मेनली ये फ्रांस रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं और यूएसए के अंदर जो यूएसए अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि देखो भाई क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज बताते हैं, कॉमन थीम क्या है दोनों के बीच में, इक्वालिटी, डिफरेंट और सोशल चेंज। कि जो हमारे यूएसए वाले थे वो भी चाहते थे कि अमेरिका के अंदर इक्वालिटी आए,
हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, ठीक है, जो बाहर से आए हुए ना लोग, इनसे फ्रीडम चाहिए। समाज के अंदर चेंज चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है ना, इससे निकलने का है, सोसाइटी को चेंज करने का है, ठीक है। और फ्रांस के अंदर भी यही समझी थी, उनको इक्वालिटी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी और समाज के अंदर चेंज चाहिए था, ठीक है। तो ये आ जाओ डिफरेंसेस बताते हैं कि देखो यूएसए के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना, नेचुरली ग्रो हुई है, लेकिन जो फ्रांस के अंदर है वहां पे इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी बढ़ी तो लोगों के अंदर एक डिजायर आई इक्वालिटी की, और इक्वालिटी की जब डिजायर आती है तो उसी की वजह से क्रांति हुआ है, और क्रांति के बाद फिर उन्होंने डेमोक्रेसी लेकर आए, लेकिन यूएसए के अंदर नेचुरली हुआ है। तो ये इन्होंने किसके ऊपर, एक स्पेसिफिक केस के ऊपर फोकस किया है, कि इन्होंने यूएसए के केस को उठाया और फ्रांस के को उठाया। पहले यूएसए के केस को अच्छे से समझा, फिर फ्रांस के केस को समझा, फिर दोनों को क्या करा, दोनों को अच्छे से कंपेयर किया कि क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यही हमारा केस स्टडी मेथड। और दोबारा से इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आया है, तो वही 200 नंबर का कंपैरेटिव स्टडी एज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन। बताओ जी, बताओ, अभी पढ़ा है तो सेम चीजें वही लिख के आने का है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग अबाउट 200 वर्ड्स ईच। अब आपसे क्वेश्चन टपक आया हिस्टोरिकल मेथड का, कि बताओ हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है। अब केस स्टडी के बारे में आया तो हिस्टोरिकल मेथड भी पूछ लिया उन लोगों ने। हिस्टोरिकल मेथड मतलब आप हिस्ट्री को जानते हो, हिस्ट्री को पढ़ते हो, ठीक है। आप जो रीजन देना चाहते हो ना, एविडेंसेस जो जानना चाहते हो ना, वो हिस्ट्री का यूज करते हो। तो ये जो अप्रोच है मेनली फोकस करती है हिस्ट्री को रीजन के फाइंड करने में, कि हिस्ट्री में क्या हमको मिल सकता है जो हम अपनी थ्योरी को प्रूव कर पाए, ठीक है। ये रीजन जानना चाहता है कि पॉलिटिकल सोशली ऐसा क्या इवेंट हुआ था। ये इंपॉर्टेंस देता है किसको, पास्ट को, एनालाइज करता है किसको, पास्ट को, ठीक है, कि भाई कोई ना कोई रूट तो मिलेगी ही पास्ट की। तो हिस्टोरिकल मेथड मेनली इंपॉर्टेंस देता है किसको, पास्ट को, क्या। तो वही सेम चीज है। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, रशियन और चाइना जो रिवोल्यूशन हुआ था, इनके हिस्टोरिकल मेथड इसमें यूज किया जाता है कि क्या हिस्ट्री में उनके पीछे रीजन रहा था, ऐसा क्या था जो तीनों के अंदर रिवोल्यूशन हुआ है, तो उनकी हिस्ट्री को पढ़ता है। फ्रांस के अंदर ऐसा क्या दिक्कत था जो लोगों ने क्रांति कर डाली, रशिया के अंदर ऐसा क्या दिक्कत हुआ था जो वहां पे सोशलिज्म रेवोल्यूशन आया था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। चाइना के अंदर कैसा क्या था जो रेवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड को यूज करेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे, ठीक है, वहां की हिस्ट्री को जानेंगे कि ऐसा क्या था हिस्ट्री के अंदर, ऐसा क्या इवेंट हुआ था जो लोगों ने क्रांति कर डाली, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो इतना ही था आज का लिए आपके लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है तो आपको करना क्या है कि इसके अंदर जितने भी मेथड है एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो मैंने तो सब कुछ करा दिया। वैसे अगर आपको पढ़ना है इसके अंदर तो एक बार हिस्टोरिकल ओवरव्यू देख लेना कि हमारा जो कंपैरेटिव मेथड है वो कैसे ओरिजिन हुआ है उसका। थोड़ा सा बहुत ही ईजी है, अगर आपको नहीं समझ पाता है तो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो देख लोगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है वैसे तो, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है, एग्जाम बिल्कुल पास नहीं है तो कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये भी पढ़ सकते हो, और जितना भी पढ़ा है उतना तो जरूरी ही करके जाना। और सेकंड यूनिट से आपको कंपैरिजन तो हो चुका है, और कुछ मेथड जो इसमें दिए हुए हैं कंपैरिजन के, जैसे हमने केस स्टडी पढ़ लिया है, हिस्टोरिकल पढ़ लिया है, तीन और मेथड है, एक्सपेरिमेंटल, स्टैटिकल और फोकस। अब ये तीन मेथड बचा है, इनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन या तो एक्सपेरिमेंटल पे आ जाए या स्टैटिकल पे आ जाए, फोकस पे आ जाए। तो वहां से भी ऐसा कोई अलग इतना वो नहीं छोड़ना है कि आ जाए तो नहीं हो पाएगा तो क्या ही करेंगे, तो नहीं, ठीक है। पढ़ के चले जाना, एक बार ऊपर से देख लेना, ठीक है। तो इसका देख लेना, और फर्स्ट यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार अच्छे से खुद से भी रिवाइज करना, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आगे के जो यूनिट रहेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, ये हम पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सब बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।